तो आज हम जो है सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जो हमारा एमसीक्यू टाइप टेस्ट नंबर हमारा दूसरा है। टोटल इसमें आपको 40 एमसीक्यू टाइप टेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर से हमारा जीके है और कह रहा है क्या, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है। ऑप्शन में है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति कहाँ पर जो है खोज की गई है। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। यह प्रजाति दुर्लभ वंश पैरा पैरोटिरिचन से संबंधित है, इसलिए इसका नाम जो है पैरा पैरोट्रेचिन रखा गया है। यह छोटी चींटी है जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 2 mm इसकी जो है टोटल लंबाई है, 2 mm से भी कम है। आगे देखिए 62 नंबर कह रहा वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए कह रहा रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और अंबाती रायडू हैं और दिनेश कार्तिक हैं। तो हो जाएंगे कौन, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कार्तिक। 2 जून 2024 को भारत के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आधिकारिक तौर पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की जो है घोषणा कर दी है। आगे देखिए 63 नंबर कह रहा है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में है कौशल, कपिलवस्तु, कौसंबी या काशी। तो ये 4 ऑप्शन है। अगर इन चारों में ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि 6वीं शताब्दी में। कब, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में जो आपका विभक्त था और प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में क्षेत्र कहाँ पर है, तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए 64 नंबर और कह रहा है क्या कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था। ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, जलालुद्दीन खिलजी है या अलाउद्दीन खिलजी है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी के दौरान जो है सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। सिक्के जो थे वह संबंधी प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों को जो है राजकुमार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ढोकानी नाम से सिक्के का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया और 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुंबलई खान ने कागज़ की मुद्रा चलाई जिसे चाऊ कहा जाता था। उसका यह प्रयोग जो था वह सफल था। 65 नंबर है और कह रहा है कि डैश डैश में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। तो यह भी आपका यूपी लेखपाल में बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन है और आगे रिपीट हो सकता है। तो कह रहा बंगाल है, पंजाब है और बॉम्बे डेक्कन है और केरल है। तो 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे डेक्कन हो जाएगा। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयत बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था। इस प्रणाली के तहत भूमि का राजस्व जो था वह वार्षिक आधार पर तय किया जाता था। यह व्यवस्था की बात करें तो देखिए डेट पूछा जा सकता है 1792 ईस्वी में। कब, तो 1792 ईस्वी में जो है मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया था। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे, तो थॉमस मुनरो कौन थे उस टाइम बंगाल के जो गवर्नर थे
वह थॉमस मुनरो थे, थॉमस मुनरो। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुम्मिलित करना है, निम्नलिखित को जो है सुम्मिलित करना है घटनाओं को। तो साइमन कमीशन जब भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह आपका आया था 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और अगर बात करें क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह 1942 में आया था। यानी बी का, दूसरे का सी और पहले का बी। आगे देखिए, जलियांवाला बाग जो है नरसंहार हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो 1919 में। और चौरी चौरा का जो घटना हुआ था गोरखपुर में, यह हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का ए और चौथे का डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा 67 नंबर में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो ऑप्शन में है 8वीं, 12वीं, पहली और 5वीं। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची जो है शामिल किया गया है, तो 67 का हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली हो जाएगी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं शामिल हैं, तो टोटल 12 जो है अनुसूचियां शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया जाता है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो संविधान के 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन या और संस्थानों को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में जो है कि संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अभिक्षेत्रों के जो है सूची शामिल है। और 5वीं में क्या है, देखिए 5वीं भी दे रखा है। तो 5वीं में आपका दे रखा है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारे चारों जो है क्लियर हो गए। आगे देखते हैं 61 नंबर, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्ति के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुका है। तो भाग 2 है, भाग 1 है, भाग 4 है और भाग 3 है। तो 68 का जो ऑप्शन नंबर हमारा भाग 2 दे रखा है। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग आपका 2 है, अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 जो आपका अनुच्छेद है, 5 से 11 जो अनुच्छेद है वह नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान का जो है उल्लेख है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 यहाँ दे रखा है। तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और बात करें तो भाग 4 के ए में क्या है, तो 4 के ए में क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। और बात करें, आगे देखते हैं, कोई नहीं, आगे देखिए 69 नंबर, 69 नंबर कह रहा है कि पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए, हमसे सही पूछ रहा है, यानी करेक्ट कौन सा है। तो कह रहा है यह शैली की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। और बी कह रहा है यह एक लैटिन शब्द से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ ईंट है। सी कह रहा है यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी हुई अवसादी शैली है। या डी कह रहा है यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना, संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। तो अगर देखिए सही कथन कह रहा है तो तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि पेट्रोलॉजी जिसमें चट्टानों, शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आग्नेय, कायांतरित शैल और तलछट्टी चट्टानों का बनना बदलना शामिल है। पेट्रोलॉजी जो है वह भूविज्ञान की एक शाखा है। आगे देखिए 70 नंबर, कह रहा पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरियरीज सभी
प्रसिद्ध डैश डैश के नाम हैं। तो क्या है ये? झरने हैं, चक्रवातें हैं, या अमेरिका में स्थित ये झीलें हैं, या घास के मैदाने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से देखने का मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंटेंट है, और आगे बने रहिए लास्ट तक ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर बात करें 70 में, तो ये क्या हो जाएगा? घास के मैदान हो जाएंगे। अब बात करें तो पंपास, स्टेपीज, सवाना और पियरीज ये घास के मैदाने हैं। घास के मैदानों को विभिन्न देशों में और विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और घासों के मैदानों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और एक कौन सा होता है? एक आपका होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लौह अयस्क की खान बादम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो 71 में अगर बात करें तो लौह अयस्क की जो खान है वो बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? देखिए उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी ये दोनों कहाँ हैं? तो उड़ीसा में स्थित है। और नोआ मंडी, काटोमारी, बेरू पालमू ये कहाँ पर है? तो झारखंड में है। और डल्ली, रजहारा और बेलाडीला रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। बेलारी केंद्रीय मुख्य पहाड़ी कर्नाटक में है। और बाबू बुदन पहाड़ी क्षेत्र चिकलमपुर। आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है इनमें से कोई किस समिति का गठन जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो मल्होत्रा समिति है, चेल्लैया समिति है, नरसिम्हन समिति है, केलकर समिति है। तो अगर बात करें बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हेतु कौन सी समिति जो लागू की गई थी, तो ये जो हो जाएगी देखिए नरसिम्हन समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम नरसिम्हन समिति कब हुई थी? तो 1991 को 1991 से बनी हुई थी। द्वितीय नरसिम्हन समिति कब हुई थी? ये तो पहली हुई थी। देखिए पहली आपकी कब हुई थी? तो पहली जो हुई थी वह आपका 1991 में यह समिति बनी थी। और दूसरी बार कब बनी थी? यह दूसरी बार बनी थी 1998 को। और यह समिति बैंकिंग सुधारों, वित्तीय सुधारों से संबंधित थी। और स्वामीनाथन किसके लिए? स्वामीनाथन जो समिति बनी थी वह आपकी जांच क्षेत्र यानी जनसंख्या नीति से संबंधित थी। अब स्वामीनाथन दे रखा है ना, स्वामीनाथन। तो देखिए स्वामीनाथन जो थे जनसंख्या नीति से संबंधित थे। और राजा चलैया समिति का क्या, उनका क्या था? तो कर सुधार से संबंधित थे। और मल्होत्रा समिति क्या संबंधित थी? मल्होत्रा समिति दे रखा है। तो मल्होत्रा समिति जो थी वह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। और तेंदुलकर समिति भी पूछा जाता है, तो गरीबी रेखा स्तर पर आंकलन के लिए, आंकलन के हेतु जो है तेंदुलकर समिति लागू हुई थी। आगे देखिए 73 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015 और जून 2014। तो प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की जो है शुरुआत हुई थी 2014 में। और इस योजना का उद्देश्य 2020 तक, कब? तो 2020 तक गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करके स्वच्छ बनाना था। इस योजना पे जो है 20,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान जो है राजीव गांधी द्वारा जो है 1998 से, 98 नहीं आपका कितना है 1985 से, 85 से 86 में जो है इसे राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखिए कह रहा है 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? ऑप्शन में है बैगा, अगरिया, भील और गोंड। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भील जनजाति हो जाएगी। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य जनजातियां हैं जैसे बैगा, गोंड, अगरिया ये सब जो है जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। 74 कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थे? यानी प्रसिद्ध हैं तो साहित्य के क्षेत्र में
संगीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में? तो राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जो है प्रसिद्ध थे? तो ये जो हो जाएगा 75 में, तो ये क्या थे? चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे जिनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1848 में। 1848 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो केरल में। पूछा जा सकता है, केरल में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में से गिना जाता है। उन्हें भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं, महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। और सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्पायर की ओर से कैसर हिंद स्वर्ण पदक से जो है सम्मानित किया था। आगे देखिए 76 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पुस्तक जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो क्या दे रखा है? रिबूटिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया, अनटचेबल इंडिया, द लाइफ ट्री। तो अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है? तो 76 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द लाइफ ट्री हो जाएगा। यानी द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक दुर्जय व्याख्या है। इसमें आपकी कितनी है? तो 26 कविताओं की जो है दुर्जय व्याख्या है, जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई थी। 2005 में इस किताब को जो है रिलीज़ किया गया था। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में है सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, साइना नेहवाल, कपिल देव। तो 77 का जो हो जाएगा युवराज सिंह हो जाएंगे। युवराज सिंह ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यानी फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक, यह इनके द्वारा लिखा गया था। और सचिन तेंदुलकर के द्वारा क्या लिखा गया था? तो फ्लाइंग इट माई वे। क्या? तो ध्यान से सुनिए, फ्लाइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखा गया था। और साइना नेहवाल के द्वारा क्या लिखा गया है? साइना नेहवाल भी दे रखा है ऑप्शन में। तो साइना नेहवाल द्वारा फ्लाइंग टू विन, मेरा रैकेट मेरी दुनिया। कपिल देव द्वारा क्या लिखा गया है? तो कपिल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 सितंबर और 25 अप्रैल। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 सितंबर को। अब 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 16 दिसंबर को तो विजय दिवस। क्या? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और बीपी सिंह। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई थे। यह भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। 80 नंबर कह रहा, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है पद संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये मोतीलाल नेहरू की बेटी थी
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? टोटल 193 है। कह रहा है कि IIS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम, इंडियन स्पेस स्टडीज और इंटर स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी। 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहकर काम करने का मौका मिलता है। यह स्टेशन 357 वर्ग फीट फैला है। यह स्टेशन 2000 कब? तो वर्ष 2000 में जो है कार्यरत से आपका शुरू हो गया था। आगे देखिए कह रहा है क्या? कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICIR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मूल नाम है पूसा संस्थान। पूसा संस्थान जिसकी स्थापना बिहार में वर्ष, देखिए इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में। कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1936 में इसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पर? तो वर्ष आपका 1936 को जो है दिल्ली में जो है ट्रांसफ़र हो गया और स्थापना इसका बिहार में हुआ था 1905 ईस्वी में। कह रहा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल और जूको तेबई, अरुणिमा सिन्हा और प्रेमलता अग्रवाल। 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूका तोम्बई एक जापानी पर्वतारोही थी। वह माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला थी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 20 अक्टूबर सन 2016 में सन 2016 को 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। आगे देखिए बिछेंद्री पाल कौन थी? ऑप्शन में ए दे रखा ना बिछेंद्री पाल। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो है पहली महिला थी और एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की यह 5वीं महिला थी। बिछेंद्री पाल 5वीं महिला थी। और अरुणिमा सिन्हा भी दे रखा है। अरुणिमा सिन्हा कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली विकलांग यह कौन थी? तो यह विकलांग थी। विकलांग पूछा जाए तो इन्हीं के जो है टिक कर दीजिएगा, विकलांग थी अरुणिमा सिन्हा। और प्रेमलता अग्रवाल कौन थी? तो प्रेमलता अग्रवाल यह 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का इन्हें गौरव हासिल है। तो चारों हमारे क्लियर हो गए। आगे देखिए 84 नंबर कह रहा है शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक परियोजनाओं के लिए अंगीकृत किया गया था? तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ये आपका रीजनिंग में पढ़ाया जाता है। यही कैलेंडर आपका चलता है। तो देखिए फागुन दे रखा है, माघ है, चैत्र है और बैसाख है। तो 84 का ऑप्शन नंबर देखिए हमारा हो जाएगा चैत्र हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग की जाने वाला आधिकारिक कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित होता है। यह भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च कब? तो 22 मार्च 1957 को जो है अपनाया गया था। यह शक संवत को वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि में 78 ईस्वी घटाकर जो है निकाला जाता है। आगे देखिए कह रहा है दबाव का एसआई इकाई क्या है? तो कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दबाव का एसआई इकाई क्या है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखिए
न्यूमेरिकल से प्रश्न है। कह रहा है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो ऑप्शन में है 80 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और आपका 0.8 मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है, तो मान लेंगे लड़की की हाइट कितनी है, h मीटर है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा, तो पावर बराबर mgh और अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भार हमारा कितना दे रखा है, तो भार 40 न्यूटन दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है, तो 20 सेकंड दे रखा है। शक्ति यानी पावर कितना दे रखा है, तो 160 वाट दे रखा है। तो हम इसी पे रख देंगे। तो पावर हमारा 60 दे रखा है, भार हमारा कितना दे रखा है, 40 न्यूटन दे रखा है और यहाँ पर जी का मान रखेंगे 10 और हाइट हमसे पूछ रहा है और समय हमारा कितना है, तो 20। तो यहाँ पे देखिए काट देंगे, पहले यहाँ काटते हैं। 20 दूना 40 हो जाएगा और यहाँ से कटेगा आपका 30 बार में। तो यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 160 दे रखा है ना, पावर 160 दे रखा है, 160 वाट दे रखा है। तो हाँ ठीक है। देखिए यहाँ से 10 से काटेंगे, यह कटेगा आपका 2 बार में और 2 से काटेंगे, यह 2 से काटेंगे, यह आपका कटेगा 20 बार में और एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो टी का मान हमारा कितना आ जाएगा, टी का मान हमारा 8 आ जाएगा। 8 मीटर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर। कह रहा है जब एक वस्तु जो है एक समान वृत्तीय वेग जो है उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान होता है, संवेग होता है, गति होती है या दिशा होती है। तो कह रहा है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिवर्तित होता है। तो द्रव्यमान, संवेग, गति और दिशा। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह दिशा हमारा जो है, देखिए जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसा त्वरण के अंतर्गत आता है जिसका परिणाम सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा जो है परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति जो है अपरिवर्तित होते रहती है, जबकि दिशा जो है परिवर्तित होती रहेगी। आगे देखिए 88 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से डैश डैश होता है। ऑप्शन कह रहा है कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में, या बी कह रहा है रेफ्रिजरेटर फ्रिज कायल में, सी कह रहा है बॉयलर भट्टियों में, या डी कह रहा है किसी संघनित्र में वाष्प का संघनन। तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है और चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है। द्रव्य तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है और विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण जो है विकिरण विधि द्वारा होता है। आगे देखिए 89 नंबर कह रहा संतुलित रासायनिक समीकरण डैश डैश के अनुरूप होता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैसीय आयतनों का नियम या गुणित अनुपात का नियम। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अनुरूप होता है। कह रहा कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी।
आइजैक न्यूटन ने, मेंडल ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या जॉन ब्राउन ने? तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, कोलाइडली विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े जो है अनियमित तरीके से गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोलाइडली एक प्रकार का विषमांगी विलयन होता है, जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। कह रहा, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो 91 का बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अकार्बनिक अम्ल होता है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ होता है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो H2SO4 यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधियाँ बनाने में और संचायक बैक्टीरिया आदि में होता है। और कह रहा देखिए, कह रहा 92 नंबर, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताना है जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो कह रहा एनाफेज है, टेलोफेज है, मेटाफेज है और प्रोफेज है। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर मेटाफेज हो जाएगा। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। यह सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशीय जीवधारियों का जनन होता है। और बात करें तो बहुकोशीय जीवधारियों में वृद्धि होती है और जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। और 93 नंबर कह रहा है, पहला प्रकाश संश्लेषित ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कह रहा साइनोबैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा और हरित शैवाल जीवाणु। तो 93 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 93 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जिसे नीला हरित शैवाल भी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरातन जीवाणु है तथा पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण से हुई है। 94 नंबर कह रहा है कि कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हीमोडायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, राइनोप्लास्टी, एंजियोग्राम। तो कृत्रिम किडनी के उपयोग से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 94 का यह हो जाएगा हमारा, हीमोडायलिसिस हो जाएगा। देखिए, कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ पोटेशियम और फास्फेट डायलिसिस समाधान से वितरित हो जाते हैं। रक्त अम्लता को ठीक करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को प्लाज्मा की तुलना में अधिक सांद्रता में जो है मिलाया जाता है। 95 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? कह रहा कारा है, मांस है और रिक्सिया है, या आपका मर्सिलिया है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, मर्सिलिया जलीय फर्न परिवार का सदस्य है। इसमें पादप काय का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। और फर्न परिवार के सदस्यों की जो है पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। ऐसे पौधे अक्सर तालाबों, नालों और नदी को किनारे कीचड़ में जो है घने गुच्छों में जो है उगते हैं। कह रहा है कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिली,
और पोलिनिफेली, एनिमोफिली और हार्बलोफिली। तो हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिमोफिली हो जाएगा। देखिए, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाली परागण को वायु परागण कहते हैं और पुष्प को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे मक्का जल द्वारा परागण करने वाले पौधे को जो है हाइड्रोफिली कहते हैं। कह रहा आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कह रहा है गार्डनर ई मुरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज और जेम्स गोसलिंग। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1912 को। 1912 को इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड शहर में। और उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, जो एल्गोरिज्म और संगणक की अवधारणा के लिए विख्यात थी। और देखिए 98 नंबर कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश की एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों का सामान्यतः क्या कहा जाता है? कह रहा कमांड, प्रोग्राम, लैंग्वेज, गाइडलाइन। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देश की एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम एक कंप्यूटर की भाषा होती है, जो कंप्यूटर को सरल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने में प्रोग्राम के नाम से जो है जाने जाते हैं। 99 नंबर कह रहा है सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है। कहाँ स्थित है? कह रहा है राजस्थान, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो 99 का ये हो जाएगा उड़ीसा में। सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का समर्थन करता है, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन वर्ष 1956 में हुआ था, 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर आपको कमेंट में बताना है कि आपका जो है 40 में से आपका स्कोर क्या रहा। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक करके, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? कह रहा कि अथोमार जीडलर, पाल हरमन मूलर, आर्थरल फिक्चर और फेलिक्स हम्फामंत्र। तो ये आपके जो रहेगा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आपके लिए रहेगा होमवर्क, और आपको कमेंट में बताना है कि जो है 100 नंबर का कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो आपको ए, बी, सी या डी लगाकर आपको जो है नाम लिखकर जो है सेंड करना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। तो फिर मिलेंगे कल की क्लास में।